नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं एमटीएस एग्ज़ाम 2021 से एक और इंग्लिश सेक्शन को। ये वाला जो आज हमारा डिस्कशन रहने वाला है उसमें जो हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो पूछे गए थे 7 जुलाई को, जो आपका एमटीएस वाला एग्ज़ाम हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट में। सो आइए हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले थोड़ी सी बातें मेरे बारे में। ये 2-3 एग्ज़ाम हैं, जैसे कि FCI AG थर्ड 2013, CPU SI एग्ज़ाम 2013 और CGL 14। इसके अलावा 1-2 एग्ज़ाम और हैं जो कि मैंने क्लियर किए हुए हैं। अब शुरू करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड। इट हैज़ बीन माई ग्रेट मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून होता है दुर्भाग्य, कि ये मेरा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। टू फॉलो अ स्पीच मोर नोटेबल। नोटेबल होता है ध्यान देने योग्य, कि मैंने एक ऐसी स्पीच फॉलो करी, अनुसरण करा, जो कि है मोर नोटेबल फॉर इट्स वॉल्यूम, ज़्यादा ध्यान देने योग्य है इसके मात्रा के लिए, वॉल्यूम के लिए, देन फॉर एनी सेंस, बजाय इसके किसी और उसके मतलब में उसका निकाला जाए। सो अब आपको देखना है कि टू फॉलो अ स्पीच मोर नोटेबल को आप क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। देखते हैं। सबसे पहला है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, अभी इसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। टू हैव बीन फॉलोइंग अ स्पीच मोर नोटेबल। ध्यान दीजिए, इस तरह का कोई भी रूल नहीं है जो हैव और बीइंग और फॉलोइंग आए, जिसमें हैव बीन फॉलोड तो आ सकता है ना, या हैव बीन फॉलोइंग आ सकता है, लेकिन हैव बीइंग नहीं आएगा, बीन आ सकता है। सो ये इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। टू फॉलो अ स्पीच मच नोटेबल। अब चूंकि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है ना, कंपैरिजन हो रहा है कि भाई जो कि ज़्यादा नोटेबल है फॉर इट्स वॉल्यूम देन फॉर एनी सेंस, इसके साथ आप लोग मच का यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ करेंगे मोर का। अब ऑप्शन 4 है फॉलोइंग मोर। मिसफॉर्चून के बाद इन्होंने जिरंड का यूज़ किया है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि मिसफॉर्चून के बाद आप जिरंड का यूज़ करेंगे। इट हैज़ बीन माई, बीन से फॉलोइंग को मत जज करिए कि भाई बीन आया है यहाँ पर तो इसके बाद में फॉलोइंग आना चाहिए, नहीं। आप ये देखिए कि इसके बाद इट हैज़ बीन माई ग्रेट मिसफॉर्च्यून, ये हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट। अब उसके बाद में इन्होंने ऑप्शन 4 में फॉलोइंग का यूज़ किया है, पहली बात। दूसरा यहाँ पर है मोस्ट का यूज़ किया है, तो मोस्ट तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आ रखा है देन कंपैरेटिव डिग्री। तो जो सही आंसर है वो यही है जो सेंटेंस दिया है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आप SSC की ऑफिशियल की को देखेंगे तो उसमें इन्होंने ऑप्शन 4 को सही बताया है, तो जो कि होना नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, क्योंकि दो रीजंस हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भैया SSC से गलती आंसर की जारी होने में नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, और उसी के लिए क्वेश्चंस को चैलेंज भी किया जाता है। सो अभी अगर आपको लगता है कि ये मैंने गलत बताया है तो आप इसको चैलेंज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम लोग वहाँ डिस्कस कर देंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे से गलती नहीं हो सकती, लेकिन मैंने ये बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद तब इस निष्कर्ष पे आया हूँ कि ये जो ऑप्शन SSC ने सही मार्क किया है वो गलत है। ऑप्शन 4 तो उन्होंने सही मार्क किया है, जो कि गलत होना है। अब आगे चलते हैं हम लोग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीजेज। जो अलग अलग त्वचा की बीमारियां होती हैं उनकी स्टडी करना क्या होता है? डर्मेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर रेडियोलॉजी। डर्मेटोलॉजी होता है स्किन से रिलेटेड, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है स्किन वाला डॉक्टर। सो अपना आंसर तो यही है। बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ को भी देख लेते हैं। न्यूरोलॉजी होता है तंत्र विज्ञान। तो जो तंत्रिका तंत्र होता क्या है, जो हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी और ये स्नायु तंत्र से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं या जो विज्ञान है वो न्यूरोलॉजी कहलाता है। साइकोलॉजी आपको पता ही है, मनोविज्ञान। रेडियोलॉजी वगैरह होता है जो एक्सरे है ना, और इन सब चीज़ों से जो डील करते हैं वो होते हैं रेडियोलॉजिस्ट। चलिए, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखते हैं, सही स्पेलिंग बतानी है आपको। मैजेस्टिक, स्ट्रिंजेंट, फ्लेक्सिबल और फाल्टरिंग, इन चारों की सही स्पेलिंग और इनका मतलब क्या क्या है वो समझ लेते हैं। उसके बाद आप लोग खुद ये निष्कर्ष निकाल लेना कि सही आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैजेस्टिक को। देखिए MAG नहीं होता, MAJ होता है, ये ध्यान देने वाली बात है, जिसका मतलब होता है इम्प्रेसिव, प्रभावशाली।
उसको मैजेस्टिक बोला जाता है। स्ट्रिंजेंट की स्पेलिंग सही है तो अपना आंसर भी सही यही है। स्ट्रिंजेंट होता है बहुत ज़्यादा कठोर जो हो, वेरी स्ट्रिक्ट। फ्लेक्सिबल होता है तन्य या फिर जिसको आसानी से जिसकी शेप चेंज करी जा सके, दैट कैन बी चेंज्ड ईजिली, फ्लेक्सिबल हो जाएगा वो। और फाल्टरिंग में इन्होंने ओ का यूज़ किया है, जबकि होता क्या है, ई का यूज़ होता है। तो फाल्टरिंग होता है लड़खड़ाना, टू बिकम वीक और मूव इन अ वे दैट इज़ नॉट स्टडी, यानी कि ऐसा तरीके से चलना जो कि बिल्कुल सुदृढ़ ना हो, एकदम सीधा ना हो। तो लड़खड़ाना एक शब्द में अगर हम बात करें तो फाल्टरिंग का मतलब हो जाएगा। सो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड। फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, आई डैश योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट इफ़ यू गेट ग्रोसरीज फॉर मी फ्रॉम द मार्केट। अगर तुम लाते हो ग्रोसरीज फॉर मी फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से मेरे लिए ग्रोसरीज लेकर के आते हो, तो आई डैश योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट, वुड हैव डन, वुड डू, विल हैव डन। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में भी डिस्कस किया था कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। अब आप ये बताइए कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये किस कंडीशनल क्लॉज से रिलेटेड है। ये पहले तो ये बताइए कि ये इफ़ क्लॉज है और ये है प्रिंसिपल क्लॉज। इफ़ क्लॉज किस टेंस में है, इफ़ यू गेट, गेट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ है सब्जेक्ट प्लूरल, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अगर इफ़ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये कौन सी कंडीशन हुई, फर्स्ट कंडीशन, प्रेजेंट लाइकली, कि भाई ऐसे होने की संभावना है, फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज हुआ ये। तो उसमें क्या होता है, उसमें इफ़ क्लॉज तो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जबकि जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है वो होती है विल और शैल में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा विल डू। वुड हैव डन तो होता है आपका किसमें, जो पास्ट कंडीशन होती है थर्ड कंडीशनल क्लॉज में, और वुड डू होता है जो सेकंड होती है प्रेजेंट अनलाइकली में, और फोर्थ कहीं होता नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड। आई कैन नॉट कंट्रोल माई डैश दीज डेज बिकॉज आई गॉट सेलेक्टेड फॉर अ जॉब। क्योंकि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ एक कार्य के लिए या मुझे जॉब मिल गई है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता माई डैश दीज डेज, इन दिनों। तो क्या नहीं कंट्रोल कर सकता वो देखना है। नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद, कैजुअलनेस होता है लापरवाही या फिर लैक ऑफ केयर, पोल्यूशन होता है पर्यावरण, और एक्साइटमेंट होता है उत्साह। अब आप देख लीजिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये कि आप क्या अपना भाई भतीजावाज कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपनी लापरवाही कंट्रोल नहीं कर सकते, या फिर आप प्रदूषण है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, या फिर उत्साह को। भाई आपको अगर जॉब मिलेगी, जब आप एसएससी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे, फिलहाल तो हम एमटीएस की बात कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आप अल्टीमेट गोल तो आपका सीजीएल ही होना चाहिए ना, उससे ऊपर भी हो सकता है, आप आईएएस के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ एसएससी की ही बात कर रहे हैं तो एसएससी में तो हाईएस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या AA हुई है ना। तो अब आप अगर एसएससी में जब सिलेक्शन पा लेंगे तब आप अपना क्या एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और हो सकता है आप अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल ना कर पाएँ। सो जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन 4। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन हु इज़ हॉस्टाइल एंड वायलेंट। हॉस्टाइल होता है विरोधी और वायलेंट होता है हिंसक। तो ऐसा कोई जो कि विरोधी और हिंसात्मक हो उसको क्या बोलते हैं। एग्रीएबल होता है जिसको एग्री किया जा सके, राजी करने योग्य, एग्री प्लस एबल। आइडल होता है सुस्त। लेजेंडरी होता है जिसका लेजेंड्स में जिक्र हो, कथाओं में, कहानियों में जिक्र हो। और एग्रेसिव होता है एकदम क्रोधित। देखो इंग्लिश अभी हमने हिंदी में जान लिया, अब समझते हैं इनका इंग्लिश में मतलब क्या होता है। एग्रीएबल होता है प्लीजेंट, प्रिय या फिर सुखद जो होता है। आइडल होता है लेजी, लेजेंडरी डिस्क्राइब्ड इन लेजेंड्स, और एग्रेसिव रेडी टू फाइट। तो अब आप खुद सोचिए कि ऐसा कोई जो कि विरोधी हो और हिंसात्मक हो या हिंसक हो, वो क्या होगा, एग्रेसिव होगा कि नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, एंटोनिम बताना है हिलेरियस का। ह्यूमरलेस, रिडिकुलस, प्रिटेंशियस या फिर यूजुअल। हिलेरियस होता क्या है, जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें हिलेरियस इस तरह के वर्ड आप लोग यूज़ तो करते हैं, लेकिन अब मतलब है उसको आपकी जो आपने बोलते हैं या पढ़ा है उसको जांचने का। सो मैं आपको बता देता हूँ, हिलेरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हास्यास्पद जो हो या फिर वेरी फनी। ह्यूमर
होता है मजाक, और लेस हो जाएगा तो जो मजाक के रहित हो। तो ये हिलेरियस जो कि फ़नी है, ह्यूमरलेस इसका हो सकता है, लेकिन बात आती है मोस्ट अप्रोप्रिएट की, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ को भी एग्जामिन करना पड़ेगा। रिडिकुलस होता है हास्यास्पद, तो हिलेरियस का सिनोनिम तो हो जाएगा हास्यास्पद, लेकिन एंटोनिम पूछा है इन्होंने। प्रिटेंड होता है दिखावा करना, तो प्रिटेंशियस भी दिखावे वाला हो जाएगा। यूजुअल होता है सामान्य, तो हम अब क्लियरली बता सकते हैं कि जो हिलेरियस है उसका एंटोनिम होगा ह्यूमर लेस। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एरर बतानी है। ही हैड बिगन टू डिग डिलीजेंट अलोंग द लो टाइड लाइन एंड हैड कैप्चर्ड 2 क्लैम्स। क्लैम्स होते हैं खाने की चीज़ होती है एकदम, मान लीजिए आप समुद्र से जो क्या बोलते हैं यार, सी फूड होता है ये, ठीक है, और ए टाइप ऑफ सेलफिश दैट कैन बी ईटन। अगर हम प्रिसाइजली बात करें कि क्लैम क्या होता है, कुछ सेंटेंस को पढ़ते हैं वापस से। ही हैड बिगन, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है टू डिग, और बिगिन के बाद टू प्लस डिग, डिग होता है खोदना, खुदाई करना। उसने खोदना प्रारंभ कर दिया। डिलीजेंट, डिलीजेंट होता है एक एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है परिश्रम, लेकिन उसने खोदना प्रारंभ कर दिया, परिश्रम पूर्वक होना चाहिए या फिर तरीका बताना चाहिए यहाँ पे, है ना। एडजेक्टिव नहीं यूज होगा यहाँ पर, यूज होगा एडवर्ब। परिश्रमी तरीके से उसने खोदना प्रारंभ कर दिया अलोंग द लो टाइड लाइन, जो नीचे की जो निचली टाइड लाइन थी उसके बराबर में या उसके साइड में, और कैप्चर कर लिया। हेड के साथ में कैप्चर थर्ड फॉर्म है 2 क्लैम्स। सो हमने अभी भी डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पर डिलीजेंट के स्थान पर आना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं आना चाहिए, सॉरी, हम यहाँ आना चाहिए डिलीजेंटली, एक एडवर्ब। सो जो एरर रहने वाली है वो रहेगी ऑप्शन सेकंड में। ये भी एरर से रिलेटेड है। ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स ईच ईयर फॉर एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। आपने पढ़ा होगा ए नंबर और द नंबर, ए नंबर के बाद में आता है जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल, तो ए सिग्निफिकेंट स्टूडेंट है, और ये सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ये प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ। इसके साथ में वॉलंटियर आएगा वर्ब, ना कि आएगा वॉलंटियर्स, तो एस को हटा दो। एरर जो रहने वाली है वो रहेगी ऑप्शन फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। राइटिंग बुक्स, पुस्तकें लिखना अबाउट हाउ टू डैश ऑन द इंटरनेट सीम्स लाइक अ ग्रेट आइडिया। पुस्तकें लिखना किसके बारे में, मेक अ फॉर्च्यून। मेक अ फॉर्च्यून होता है पैसे कमाना, मेक अ हैबिट आदत बनाना, मेक अ लिस्ट सूची बनाना, मेक अ प्रॉमिस किसी से वायदा बनाना। तो पुस्तकें लिखना अबाउट किसके बारे में, मेक अ फॉर्च्यून ऑन द इंटरनेट, कि इंटरनेट पर कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में पुस्तक लिखना सीम्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, एक बहुत बढ़िया विचार जो है प्रतीत होता है। सो आप खुद सोच लीजिए कि मेक अ फॉर्च्यून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है राइटिंग बुक्स अबाउट हाउ टू मेक अ फॉर्च्यून, की कैसे आप इंटरनेट पे क्या कर सकते हैं। मेक अ हैबिट से तो कोई मतलब नहीं है आजकल इंटरनेट पे, जैसे कि आप वेब ब्लॉगिंग करके या व्लॉगिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो इंटरनेट पे कैसे पैसा कमाएं इसके बारे में बुक लिखना एक अच्छा विचार प्रतीत होता है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द प्लेग्राउंड वाज वे लार्ज देन आई हैड इमेजिन्ड। तो लार्ज देन आई हैड इमेजिन्ड को आपको देखना है कि क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ऑप्शन क्या है, लार्जेस्ट टू व्हाट आई हैव, लार्ज देन आई हैव और लार्जर देन आई हैड। अब ये कह रहे हैं कि जो प्लेग्राउंड है, खेलने का मैदान, वो था वे लार्ज, काफ़ी ज़्यादा लार्ज, लंबा या बड़ा था मुकाबले इसके जितना कि मैंने इमेजिन किया था। एंड इन क्लीनिंग इट माई बैक बिगिन टू एक, तो और इसको साफ करने में मेरी जो कमर है वो दर्द करने लगी। इसको देखिए आप, लार्ज के साथ इन्होंने यूज़ किया है देन का, ये वाला देन है ना, तो ये देन तो होता नहीं है। तो जितना मैंने इमेजिन किया था, कल्पना की थी, उससे काफ़ी बड़ा था, उससे तुलना हो रही है यहाँ पे, जितनी मैंने इमेजिन किया उसके मुकाबले काफ़ी बड़ा था। तो तुलना की सेंस में हम लोग ये देन का यूज़ नहीं करते, हम लोग करते हैं इस देन का यूज़। ये देन हुआ कहाँ है, ऑप्शन 4 में, और देन से पहले आती है कंपैरेटिव डिग्री जो कि लार्जर है। तो ऑप्शन 4 सही आंसर है,
ठीक है। अब हैव वगैरह तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जो मेन क्लॉज है वो पास्ट में है। कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को सही करने के, आप किसी भी प्रकार से जो जैसा आपको ठीक लगे। जैसे कि एक तो ये है कि ऑप्शन पढ़ के, है ना। दूसरा आप ये समझ सकते हैं कि वाज में बात हो रही है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट में बात हो रही है, तो हैव वगैरह का यूज़ नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं हम लोग। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर। जो समय और तकनीकी है वो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। दो है ना, तो फैक्टर क्यों आएगा? फैक्टर्स आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो एरर हो जाएगी यहीं फैक्टर्स में, ठीक है। चलिए 13 है सैक्रेड। सैक्रेड होता है पवित्र। अडामेंट होता है जो अपनी बात पे अड़ा हो, अडिग जिसको बोलते हैं। पैशनेट होता है जो भावों में बहकर, मतलब भाव से भरा हुआ हो, पैशनेट। कॉज्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हों, भावनाएं हों, उसको बोलते हैं पैशनेट। सबमिसिव होता है आज्ञाकारी, या फिर बोल सकते हैं इसको दब्बू। अब बचता है कॉन्सेक्रेटेड, ऑप्शन 4। तो इसका मतलब वही होता है धर्म से रिलेटेड या फिर पवित्र करने से रिलेटेड, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा टाइप, है ना। तो सेक्रेड और कॉन्सेक्रेटेड आपस में सिनोनिम होंगे, क्योंकि अडामेंट नहीं हो सकता पवित्र का सिनोनिम, पैशनेट नहीं हो सकता, सबमिसिव नहीं हो सकता। तो बचता है ऑप्शन 4 जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है इन चारों में से। अगला देखते हैं। शैल यू पास मी दैट पास्ता बॉल। क्या तुम मुझे पास कर दोगे या करोगे वो जो पास्ता एक खाने की चीज़ होती है, जो पास्ता का कटोरा है, उसको मुझे पास करोगे। एक तो सबसे पहली बात ध्यान देने की ये है कि शैल के साथ यू का यूज़ या फिर यू के साथ शैल का यूज़ ऑर्डिनरी सेंटेंसेस में नहीं होता। भले ही जहाँ पे कोई कंपल्शन दिखाया जाए वहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हमको कोई प्रतीत नहीं होता दिखाई दे रहा। अब वैसे ही बात आती है इसको इम्प्रूवमेंट करने की, तो अगर कहीं कोई सुधार की गुंजाइश है तो वो देख लेते हैं। शैल पास यू, इसकी तो कोई सेंस बनती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ब है ये यू के बाद आएगी तब तो हम कुछ सोच सकते हैं, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। कैन यू पास, ये हो सकता है, लेकिन फोर्थ को भी देख लेते हैं। कुड पासिंग यू, ये तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। कुड यू पास होता तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होता, लेकिन अब बात आती है कि अगर ये कुड यू पास में 100% सही होता तो कैन यू पास 99% सही है। सब में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट अब इस समय इन चारों ऑप्शंस में से बनता है वो है कैन यू पास। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। साथियों आप लोग ये देख रहे होंगे कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस भी सिमिलर टॉपिक पे देखी होंगी, जिसमें मैंने अब तक लगभग 7 से 8 जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो डिस्कस किए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है कि पेपर का लेवल कैसा था। एक शिफ्ट में तो ऐसा मान करके चलिए आप कि उसको सीजीएल के बिल्कुल स्तर का बना रखा था, बाकी में तो मोर और लेस सिमिलर ही है लेवल। तो ये आपकी किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आना है। चलिए, लेकिन आप अपनी तैयारी बिल्कुल सीजीएल के लेवल की करिए, तो उसमें एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सब क्लियर कर लोगे, ये गारंटेड है। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड रेवेन्यू। ये क्या है? पैशन पढ़ूँ इसको फैशन पढ़ूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कन्वर्सेशन और एक्सप्लॉयटेशन। देखिए रेवेन्यू की ये स्पेलिंग नहीं होती, रेवेन तो ठीक है, ई नहीं होता उसमें, तो ये हो जाएगा गलत। फैशन में होता है ऐप, तो या फिर इसको अगर पैशन बनाना है तो यहाँ से एच को हटा दीजिए और एस लगा दीजिए, तो ये भी गलत। कन्वर्सेशन में ए नहीं होता, ओ होता है, तो ये भी गलत। बाकी बचता है 4। ऑप्शन 4 बचता है एक्सप्लॉयटेशन, जिसका मतलब होता है शोषण करना, जिसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अपना अंडरलाइंड इडियम बताना है। माई एल्डर ब्रदर इज़ सो इनोसेंट, कि मेरा बड़ा भाई इतना भोला है। सो के साथ हम लोग दैट का यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि दैट विनिंग एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हिम, कि उससे एक आर्ग्यूमेंट वाद विवाद जीतना, इज़ लाइक बिल्कुल ऐसा है जैसे कि शूटिंग फिश इन अ बैरल। बैरल होता है पीपा, काइंड ऑफ आप मान करके चलिए जैसे शराब के, जिनमें शराब रखी जाती है, या फिर क्या बताऊँ आपको, एक ड्रम टाइप का समझ लीजिए, बैरल उसको बोला जाता। तो किसी बैरल में फिश को शूट करना, ऐसा क्यों? इससे ही हम समझते हैं। तो किसी बैरल में अगर फिश किसी खुले तालाब में, अपने जो प्राकृतिक परिवेश है उसमें है, तालाब में, नदी में, उसको शूट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ वो बहुत दूर तक
तेज़ी से जा सकती है, लेकिन एक बैरल में वो संकुचित स्थान में रहेगी, लिमिटेड स्पेस में ना, तो उसको शूट करना बहुत आसान काम है, उसको किल करना, उस पर निशाना लगाना बहुत आसान काम है। सो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे। ऑप्शन क्या क्या है? एक्सेप्शनली ईजी टू डू, कि बहुत ज़्यादा जो आसान हो करना वो होगा, या मेकिंग समवन अनईजी, किसी को असहज कर देना। आस्किंग फॉर चैरिटी, दया के वो दान के लिए कहना। इंडल्ज इन एन इलीगल एक्टिविटी, किसी अनैतिक या फिर गैर कानूनी कार्य में सम्मिलित होना है। ठीक है, तो आप खुद सोच लीजिए कि ऑप्शन फर्स्ट सही होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट है अपना प्लॉजिबल, इसका बताना है आपको सिनोनिम। प्लॉजिबल का सिनोनिम क्या हो सकता है? क्रेडिबल, अनटेनेबल, इररेजिस्टिबल या फिर इरेशनल। सबसे पहले तो प्लॉजिबल का ही मतलब समझ लीजिए होता क्या है। प्लॉजिबल होता है विच कैन बी बिलीव्ड, या फिर विश्वसनीय। इसका सिनोनिम बताना आपको। आपने सुना होगा इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत होता है, तो अतुल्य के स्थान पर आप अविश्वसनीय, क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय। सो प्लॉजिबल का सिनोनिम तो यही हो जाएगा। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ को भी एग्जामिन कर लेंगे ऐसे केस में, क्योंकि बात आती है मोस्ट अप्रोप्रिएट की। अनटेनेबल होता है, टेनेबल होता है तर्क संगत, जो रेशनल हो या फिर रीजनेबल हो। सो अनटेनेबल क्या हो जाएगा? जिसकी बिल्कुल भी कोई सेंस ना बनती हो, बिल्कुल भी जो तर्क संगत ना हो। रेजिस्टेबल होता है जिसका विरोध किया जा सके, और इररेजिस्टेबल हो जाएगा उसका एंटोनिम, जिसका विरोध ना किया जा सके। इरेशनल हम पढ़ चुके हैं, जो बिल्कुल भी तर्कसंगत ना हो। तो हमारा जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन फर्स्ट। अगला है द लेबनीज आर्मी रेडेड द बोट, कि जो लेबनान की आर्मी है उसने बोट के ऊपर रेड की, एंड डैश डजन्स ऑफ वाटर बॉटल्स, दर्जनों पानी की बोतल। ट्यूना कैन, ट्यूना एक मछली होती है जिसको अगर प्रोसेस करने के बाद कैन वगैरह में भरा जाए तो वो हो जाएंगी ट्यूना कैन्स। लोव्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड के टुकड़े, लॉफ होता है सिंगुलर और लोव्स हो जाएगा उसका प्लूरल, तो ब्रेड के कई सारे टुकड़े। बॉक्सेस ऑफ पिकन चीज़ और लाइफ जैकेट, उनको वहाँ सब, ये सब क्या हुआ? लर्नड, क्रिएटेड, डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड। ध्यान दीजिए, दो जो वर्ड्स हैं इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है। एंड लर्नड और क्रिएटेड तो नहीं होगा, वो वहाँ क्यों क्रिएट करेंगे? और लर्नड होता है सीखना। ठीक है, सो लर्न की सेकंड फॉर्म है ना। तो डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड में समझ लीजिए कि कोई चीज़ अगर पहली बार, पहले से अगर वो अस्तित्व में नहीं है तो वो होगी इन्वेंट, और अगर वो पहले से अस्तित्व में है, जैसे कि कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिका को, सो वो अमेरिका पहले से अस्तित्व में था, उसको तो बाद में उसने उसकी खोज करी थी। एक तो होता है खोज करना, एक होता है आविष्कार करना। इन्वेंट होता है आविष्कार करना। सो आविष्कार उस चीज़ का होता है जो पहले से अस्तित्व में ना हो। इस दोनों वर्ड बहुत ज़्यादा एसएससी यूज़ करती रहती है, तो इसमें आप अंतर को अच्छे से समझ लीजिए। डिस्कवर होना चाहिए कि इन्वेंटेड। सो यहाँ आंसर क्या आएगा? डिस्कवर, क्योंकि ये सब वाटर बोतल, ट्यूना कैन, लोव्स ऑफ ब्रेड्स, बॉक्सेस ऑफ पिकन चीज़, ये सब लाइफ जैकेट, ये पहले से वहाँ पर थी, अस्तित्व में ये सब पहले से थी, तभी तो उनको खोजा, तभी तो उनको वहाँ पे जा कर के मिली। तो ऑप्शन थर्ड अपना सही रहने वाला है। अगला है विच डैश शुड आई टेक टू रीच द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए मुझे कौन सा लेना चाहिए? क्या रूट, रूट, रायट या फिर रोट। ये रोट होता है रटना, रट्टे मारना, ये होता है दंगा, ये होता है मार्ग, और ये होती है जड़। ठीक है, तो आप क्या ये पूछेंगे कि मुझे कौन सी जड़ लेनी चाहिए रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए? कौन सा रास्ता, कौन सा दंगा या फिर कौन सा रटना? सो सही बिल्कुल जो बनेगा वो बनेगा रूट। अगला है अपना इडियम है टू फुट द बिल। टू फुट द बिल होता है टू पे द बिल, यानी कि बिल का भुगतान करना। सो ऑप्शन फर्स्ट टू मेक पेमेंट सही है क्वेश्चन, बिल्कुल है ना। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ का भी मतलब समझ लेते हैं। टू बी फ्रेंडली, मित्रता पूर्वक व्यवहार करना। टू रिवील अ सीक्रेट, कोई छुपा हुआ जो गुप्त चीज़ है उसको उजागर करना। टू होल्ड ग्रजेस, ग्रज होते हैं दुर्भाव, मन में मैल रखना। सो अपना जो सही आंसर है वो तो फर्स्ट है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आ चुका है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है काफ़ी इजी, बड़ा अच्छा, एकदम बिगिनर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है ये।
कैन यू डैश अ डीफ वुमेन राइटिंग स्टोरी अबाउट अ वॉर। डीफ होता है जिनको सुनाई नहीं देता। कैन यू क्रिएट इमेजिन मलाइन। मलाइन होता है किसी को मतलब बदनाम करना। कंज्यूर होता है हाथ की सफाई या फिर टू डू ट्रिक्स या टू शो मैजिक। सो कैन यू यहाँ पे इमेजिन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप देख लीजिए कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक जो ऐसी महिला जिसको सुनाई नहीं देता राइटिंग स्टोरीज अबाउट अ वॉर, कि वो एक लड़ाई के बारे में कहानियाँ लिखें, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं आप। या फिर कैन यू क्रिएट अ डीफ वुमेन। आप क्रिएट तो किसी को कर ही नहीं सकते, वो तो परमपिता का काम है। इमेजिन कर सकते हैं। मलाइन होता है कैरेक्टर बदनाम करना किसी को, और कंजूर होता है टू डू ट्रिक्स। इन दोनों की सेंस यहाँ पे बनती नहीं है, सीधी सी बात है। सो अब आगे बढ़ते हैं हम। वेल लोरा रेडन सीरिंग, ये नाम है, तीन वर्ड्स का ये नाम है उस महिला का। डिड दिस, असल में इन महिला ने ऐसा किया। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा, शी वेंट टू फॉरेन कंट्रीज टू राइट स्टोरीज। वो इससे भी ज़्यादा वो विदेशों में गई क्या करने, टू राइट स्टोरीज, कहानियाँ लिखने के लिए। शी वॉज वेरी इल, वो बहुत बीमार थी। व्हेन शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, जबकि वो 11 साल की थी। बिकॉज ऑफ दिस शी लॉस्ट हर डैश। अब डैश में देखना आप लोग क्या कर सकते हैं। और इस कारण से, चूंकि वो बीमार थी तो इस कारण से उसने खो दी अपनी क्या, हियरिंग, सुनने की क्षमता, इंस्पायरिंग, प्रेरणा, एंड्यूरिंग, सहन करना, और सफरिंग, सफरिंग होता है पीड़ा। सो उसने, वो बीमार थी, उसने अपनी खो दी क्या भाई। अब चूंकि वो बहरी है, हमने पढ़ते आए हैं कि उनको सुनाई नहीं देता, वो डीफ है। हियरिंग हो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए यहाँ पे। सफरिंग तो नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी डीफ हैं, तो सफरिंग खोती तो यानी कि ठीक हो जाती। खोना यानी कि कुछ पॉजिटिव हुआ है। सफरिंग अगर आप खो रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव होगा, लेकिन वो तो ऑलरेडी डीफ हैं, तो उन्होंने हियरिंग खो दी अपनी। चलिए, शी वेंट टू द मिसूरी स्कूल फॉर द डीफ, वो गई मिसूरी स्कूल में जो कि था बहरे लोगों के लिए, डीफ लोगों के लिए जो था, वहाँ पे गई। लोरा वाज 19 ईयर ओल्ड व्हेन शी वेंट टू वर्क फॉर अ न्यूज़पेपर। लोरा 19 साल की थी जब वो एक न्यूज़पेपर में काम करने के लिए गई। शी रोट अबाउट पीपल, प्लेसेस एंड आर्ट, उन्होंने लिखा। शी रोट, रोट होता है राइट की सेकंड फॉर्म। उन्होंने लिखा लोगों के बारे में, जगह के बारे में और कला के बारे में। इन 1859, 1859 में मोस्ट वुमेन, जब अधिकतर महिलाएं वर जस्ट वाइव्स, केवल पत्नियां थी, और क्या थी, आर्टिस्ट, राइटर्स, मदर्स, टीचर्स। अब आप ये देखिए कि ये कह रहे हैं कि भाई वो जब 19 साल की थी तो वो न्यूज़पेपर के लिए काम करने गई। उन्होंने लोगों के बारे में लिखा, जगह के बारे में लिखा, कलाओं के बारे में लिखा। और फिर ये आगे कहते हैं कि 1859 में जब अधिकांश महिलाएं केवल पत्नियां और क्या थी, आर्टिस्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई उसने तो ये करा, और जबकि दूसरी महिलाएं केवल वाइफ थी। आप सिमिलर में ही तो एक बात करिए, वाइफ और मदर्स थी। अगर हम आर्टिस्ट, राइटर और टीचर में से कोई यूज़ करते हैं तो सेंस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से बात हो रही है, कंपैरिजन दो अलग अलग चीज़ों का हो रहा है कि उसने तो कुछ अलग करा, और जबकि जो अन्य महिलाएं थी या अधिकतर महिलाएं थी वो केवल पत्नियां और माताएं थी साल 1859 में। दे डिड नॉट वर्क आउटसाइड द होम, उन्होंने घर से बाहर काम नहीं किया या वो घर से बाहर काम नहीं करती थी। अदरवाइज, अन्यथा देयर हस्बैंड्स वुड बी एंग्री, अन्यथा उनके हस्बैंड, उनके पति जो हैं वो क्रोधित हो जाते थे। कौन भला? जो मोस्ट वीमेन की जो ये इन मोस्ट वीमेन की यहाँ पे बात हो रही है उनके बारे में आगे कहा गया है। ये जो दे यूज़ हुआ है वो मोस्ट वीमेन के लिए यूज़ हुआ है। ड्यू टू दिस फीलिंग, इसी भाव की वजह से लोरा यूज्ड अ डैश नेम व्हेन शी रॉट हर स्टोरीज, लोरा ने एक यूज़ किया नाम, किसका नाम? चिल्ड्रन का नाम, विमेन का नाम, मैन का नाम या फिर अडल्ट का। देखिए, चिल्ड्रन और अडल्ट से तो कोई मतलब बनता नहीं है ना, इसको भी हटा दीजिए आप, अडल्ट को भी। अब बात आती है विमेन और मैन की। अब हम पढ़ चुके हैं कि महिलाएं बाहर नहीं जाती थी क्योंकि उनके पति, तो वो आदमी महिलाओं का ही नाम क्यों यूज़ करेंगी, वो आदमियों का नाम यूज़ करेंगी, और ये आगे भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैंस को सही मान लेते हैं। यूज्ड अ मैंस नेम
व्हेन शी रोट हर स्टोरीज। शी कॉल्ड हर सेल्फ, उसने खुद को कहा या बुलवाया, होवर्ड ग्लिंडॉन। ठीक है, सो उसने अपना जो नाम रख दिया वो रख दिया ये। शी थॉट, उसने सोचा, दैट अनलेस शी यूज्ड अ मस्कुलिन नेम पीपल वुड बी, क्या है, इनफर्टाइल, हॉस्टाइल, वर्सेटाइल और इन्फेंटाइल। इनफर्टाइल होता है नपुंसक, हॉस्टाइल होता है विरोधी, वर्सेटाइल होता है जो बहुत सारे काम कर सके, और इन्फेंटाइल होता है बचकाना। उसने सोचा कि यदि वो ये जो है मस्कुलाइन नेम यूज़ नहीं करती है तो पीपल वुड बी डैश सिंस दे डू नॉट थिंक दैट द वीमेन शुड राइट फॉर न्यूज़पेपर, क्योंकि वो ये नहीं सोचते या वो ये नहीं सोच सकते कि जो महिलाएं हैं वो भी न्यूज़पेपर में लिख सकती हैं। तो लोग क्या हो जाएंगे, इनफर्टाइल हो जाएंगे, नपुंसक। उससे तो यहाँ ऐसी कोई सेंस बनती नहीं है। हॉस्टाइल, हाँ अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल होता है अनफ्रेंडली, या फिर विरोधी, विरोधी जरूर हो सकते हैं। वर्सेटाइल की भी कोई सेंस नहीं है, और इन्फेंटाइल बचकाना, तो उसकी भी कोई सेंस नहीं बनती है। सो जो हमारा सही आंसर बनता है वो है ऑप्शन सेकंड। इसी के साथ हमने आज के भी अपने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों, अगर आपको थोड़ा सा कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, डेफिनेटली अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तरीका तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।